अमेज़न प्राइम वीडियो का एक शो है फॉलआउट, जो एक वीडियो गेम सीरीज़ पर बेस्ड है। काफ़ी वक़्त बाद कोई शो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और सोच रही हूँ कि डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो इस शो के पहले सीज़न को देखने के बाद आपके दिमाग में आए होंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं सवालों का जवाब देती हूँ। इस गेम में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फैक्शंस हैं, जो आपस में कभी दोस्त बनते हैं, कभी दुश्मन बनते हैं। इस गेम को अगर आप खेलेंगे तो आप वैसे तो एक वॉल्ट ड्वेलर का रोल निभाएँगे, जैसे आपने एपिसोड 1 में लूसी को देखा था। तो अगर आप गेम खेलेंगे तो आप लूसी का ही कैरेक्टर एक तरह से निभाएँगे। जो स्टोरीज़ हैं वो इस शो में गेम से पूरी तरह से नहीं ली गई हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो गेम का ही है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद विनाश हुआ अर्थ दिखाया जा रहा है, ये भी गेम के काफ़ी करीब है। तो चलिए सबसे पहले तो इस शो के सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लग रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि इसको स्क्रीन पर देखने में बहुत मज़ा आएगा। वो है ब्रदरहुड ऑफ स्टील। तो फॉलआउट गेम्स में ये जो ग्रुप है, ये जो फैक्शन है, ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है और शो में भी हम देखेंगे कि हमारा जो एक कैरेक्टर है, जो जिसको हम लीड कैरेक्टर भी मान सकते हैं, मैक्सिमस, वो इसी ग्रुप का मेंबर है। इस ग्रुप में अलग-अलग पोस्ट्स होती हैं, यानी कि कुछ लोग नाइट होते हैं, कुछ उनके स्क्वायर होते हैं और आपको इनकी बातचीत से लगेगा कि एक तरह का रिलिजियस ग्रुप है। लेकिन ये अपने नौजवानों को मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं और वेस्टलैंड्स में, यानी कि दुनिया का वो हिस्सा सरफेस पर जो मौजूद है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मारा-मारी चल रही है और वायलेंस है, उस जगह को ये अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। शो में हमें दिखाया गया है कि भले ही ये जंग में थोड़े क्रूअल हों, लेकिन ये अपने मिशन के लिए असली जज़्बा रखते हैं। अगर आपने फॉलआउट का सीज़न 1 नहीं देखा है आखिर तक, तो ये आपके लिए स्पॉइलर होगा, तो आप चाहें तो यहाँ पे इस वीडियो को रोक दीजिए और फॉलआउट देखने के बाद आइए। लेकिन अगर आप शो देख चुके हैं, तो हम ऑफ़ कोर्स इस बारे में बात कर सकते हैं कि एक नया-नया यूट्यूब चैनल आया है जिसका नाम है फ़िल्मी स्टोरी बॉक्स। मेरी बड़ी बहन रफ़त रियाज़ का चैनल है ये और ये रफ़त रियाज़ वही हैं जिन्होंने वॉच रोज़ के लिए बहुत सारे वीडियोज़ एडिट किए हैं और अभी भी वीडियोज़ एडिट करती रहती हैं। तो इन्हें सपोर्ट करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मन हो तो। एटलीस्ट चेक तो करके आइए कि कैसा लग रहा है कंटेंट। ब्रदरहुड ने फॉलआउट सीज़न 1 के आखिर में क्या किया और वो कहाँ पर पहुँचा? सो बेसिकली जो न्यू कैलिफ़ोर्निया रिपब्लिक के लोग थे, उनका ख़ात्मा किया इन्होंने एक तरह से सीज़न 1 के आखिर में और जो कोल्ड फ्यूज़न रिएक्टर था, उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। गेम्स में भी ये ग्रुप कुछ ऐसा ही है। जो टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है इस शो में, ख़ास करके जो एक आर्मर दिखाया गया था T-60C, जिसे नाइट्स ऑफ द ऑर्डर पहनते हैं, ये गेम में भी है और इसे हासिल करने के लिए आपको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है गेम में। इनफैक्ट इस गेम में ब्रदरहुड ऑफ स्टील के कई सारे चैप्टर्स हैं। हर कोई एक अलग ब्रांच ओपन करता है कहानी की और जिसे आप जाकर डिस्कवर कर सकते हैं अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो। अगर आप उस साइड स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं तो। शो में न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक नाम के एक ग्रुप को दिखाया गया है, जिसकी लीडर है मोल्डोवर। गेम में भी ऐसा ही एक ग्रुप है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। गेम खेलने वाले इस ग्रुप के साथ शामिल हो सकते हैं या फिर इसके खिलाफ दुश्मनी भी मोल ले सकते हैं। सो सीज़न 1 में हमने देखा था कि मोल्डोवर शेडी सैंड्स में मौजूद थी और लूसी की माँ के साथ उनकी दोस्ती थी। लेकिन जब इन लोगों की लोकेशन हैंक मैकलेन को पता चली, तो उन्होंने यहाँ पर अटैक करवाया और अपने बच्चों को लेकर वो वॉल्ट 33 में चले गए हमेशा के लिए। सो भले ही सीज़न 1 के आखिर में न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया है, लेकिन हो सकता है एक आध कुछ लोग मौजूद हों और मोल्डोवर ने भी मरने से पहले इस दुनिया को कोल्ड फ्यूजन के रूप में एक तोहफ़ा, नया तोहफ़ा तो दिया ही है। जैसे कि आपने देखा था कि आखिरी सीन में आसपास के इलाके में बिजली आ गई थी। अच्छा, ये जो कोल्ड फ्यूजन है, डॉक्टर विज़लिक के हेड के अंदर था। शो की शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और जैसे-जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं पता चलता है कि इसका दिमाग, इसका सर न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक वालों तक पहुँचाना ज़रूरी है। कहानी के अलग-अलग कैरेक्टर्स इस सर के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन आखिर ये सर
वाला जो इंसान है ये था कौन? इसका नाम था सिगी विल्ज़िग। ये एक्चुअली एन्क्लेव का डॉक्टर है। अब एन्क्लेव क्या है? बताती हूँ। पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक बहुत अच्छे रिसर्चर थे जो वेस्टलैंड के एक इलाके में काम करते थे। एन्क्लेव वाले खुद को गवर्नमेंट कहते हैं। ये एक पैरामिलिट्री ग्रुप है जो वैसे तो अपने हिसाब से इस दुनिया को चलाना चाहता है। जैसे ब्रदरहुड ऑफ स्टील वाले अपने हिसाब से इस दुनिया को रन करना चाहते हैं, वैसे ही एन्क्लेव वाले भी यही चाहते हैं। तो ये खुद को गवर्नमेंट भी कहते हैं। सीज़न 1 में लूसी और गोल्ड का इनसे सामना भी होता है। इसे फ़िलहाल सॉरल बुकर नाम का एक शख्स चला रहा है। इसने बहुत सारे लोगों को बतौर पुलिस ऑफिसर हायर किया है और क्योंकि ये खुद को सरकार समझता है, तो अपने हिसाब से इस दुनिया को चलाना चाहता है बाकी लोगों की तरह। ये जो सॉरल बुकर है, इसकी आसपास के एक ऑर्गन डीलर ग्रुप से पार्टनरशिप भी है। इस ग्रुप को हमने सुपर डुपर मार्ट में देखा था। वही शॉपिंग सेंटर जहां पर लूसी के ऑर्गन्स निकालने की कोशिश की जा रही थी। ये शॉपिंग सेंटर फॉलआउट के गेम्स में भी कई बार दिखाया जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सॉरल बुकर है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, बल्कि एक तरह का क्राइम लॉर्ड है जो अपनी दुनिया चला रहा है। एक और ग्रुप है जिसका लूसी से सामना होता है। ये वॉल्ट 33 पर अटैक करते हैं। इन्हें वॉल्ट वाले रेडर्स कहते हैं, यानी लुटेरे। इन लोगों को हम सीजन में अलग-अलग जगहों पर देखेंगे, जब कुछ लोगों ने मैक्सिमस का आर्मर चुराने की कोशिश की थी, या फिर जब लूसी और मैक्सिमस रास्ता क्रॉस कर रहे थे तो सामने से दो लोग गुजर रहे थे। आपको याद होगा कि रेडर्स के सामने रास्ता क्रॉस करना भी मैक्सिमस और लूसी के लिए थोड़ा खतरनाक साबित हुआ था। रेडर्स को वेस्टलैंड में रहने की आदत होती है और ये लूट मार के बेसिस पर ही जिंदा रहते हैं। तो या तो मर जाओ या मार दो, यही इनकी फिलॉसफी होती है। बल्कि कई सारे ऐसे भी रेडर्स होते हैं जो दूसरे लोगों को खाते हैं, यानी कि जो कैनिबल हैं। तो अगर गेम में आपका रेडर से सामना पड़ता है तो वो काफ़ी एडवेंचरस तो होता ही है, लेकिन थोड़ा रिस्की भी होता है। कई बार वो दिखने में बहुत आम लगते हैं, लेकिन होते खतरनाक हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्शन है इस गेम का, जिसे वॉल्टेक कहते हैं। ये एक कंपनी है जो इस दुनिया में मौजूद सारे वॉल्ट्स की मालिक है और उन्हें बनाने वाली कंपनी है ये। तो जितने भी वॉल्ट्स हैं वो वॉल्टेक ने ही डिज़ाइन किए हैं। तो गेम जब शुरू होता है तो आप एक्चुअली वॉल्टेक के ही एक मेंबर होते हैं, वॉल्ट ड्वेलर होते हैं। और आपको बहुत सारी बेसिकली एबिलिटीज़ मिलती हैं जिसे आप चेक करते हैं। तो एक्चुअली लूसी का जो इंट्रोडक्शन सीन था, वो कुछ-कुछ वैसा ही होता है जैसे कि फॉलआउट में जब आप गेम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि एपिसोड 1 में हमें लूसी के बारे में पता चलता है कि वो फाइटिंग में अच्छी है, इनफैक्ट वेपन्स को भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है, जिम्नास्टिक्स करती है। तो जब आप एक प्लेयर के तौर पर फॉलआउट गेम शुरू करते हैं, तो आप भी अपनी इन सारी एबिलिटीज़ को फिगर आउट करते हैं। इस सिस्टम को स्पेशल कहते हैं, यानी स्ट्रेंथ, परसेप्शन, एंड्योरेंस, कारिज़्मा, इंटेलिजेंस, एजिलिटी और लक। तो हमें लूसी की स्पेशल एबिलिटीज़ दिखाई गई थी, जिस तरह से प्लेयर अपना स्पेशल सिस्टम फिगर आउट करता है। बल्कि पता है क्या? एक बात और है कि लूसी की जो जर्नी है पहले एपिसोड में, वो एक्चुअली फॉलआउट 3 और फॉलआउट 4 गेम की बिगिनिंग से इंस्पायर्ड है। फॉलआउट 3 में हमें एक कैरेक्टर मिलता है जो एक्चुअली वॉल्ट में ही पैदा होता है। उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है और फिर वो अपने पिता को ट्रैक डाउन करने के लिए बाहर की दुनिया में जाता है, सरफेस पर जाता है और देखता है कि क्या कुछ होता है, जैसे कि लूसी के साथ हो रहा है। उसी तरह से फॉलआउट 4 की स्टार्टिंग में अ, हम एक पिता से मिलते हैं जिसके बेटे को किडनैप कर लिया है रेडर्स ने। तो शो में लूसी इसी वॉल्ट से बाहर निकलती है और वेस्टलैंड में जाके अपने फैमिली मेंबर को ढूँढती है। तो लूसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसे गेमर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं। ओके, और भी कंपनीज़ हैं इस गेम में जो हमें आगे भी इंट्रोड्यूस की जाएँगी शो में। जैसे है रॉबको, जो रोबोट मैन्युफैक्चरर्स हैं। वेस्ट टेक एक कंपनी है जो वेपन्स एंड पावर आर्मर मैन्युफैक्चरर्स है। बिग एम्प्टी, ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन करती है कंपनी। इसके अलावा रेपकॉन है एक कंपनी जो रॉकेट डेवलपमेंट करती है। तो वॉल्टेक अकेली कंपनी नहीं है।
अच्छा, फॉलआउट गेम में कुछ ऐसे भी हम कैरेक्टर से मिलते हैं जो वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो क्या करेंगे और एज़ अ गेमर आपको उनके साथ या तो दोस्ती करनी होती है, दुश्मनी करनी होती है, बट बेहतर यही होता है कि आप उनको एलाय बनाएँ। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो शो में घुल के रूप में दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट हम यहाँ पर एक स्कैमर से भी मिलते हैं जो ठीक करने के नाम पर घूल बना देता है। हमने एक और जो गूल देखा है जिसको देखकर हमें समझ में आ रहा है कि वो इस कहानी का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स है जिसका नाम है कूपर हावर्ड। उसका फ्लैशबैक हम देखते हैं कि वो एक फैमिली मैन होता है, उसकी एक बेटी होती है और डिवोर्स के बाद वो अपनी बेटी के साथ सरवाइव कर रहा होता है और तब उसकी सिटी पर अटैक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब का। फिर हमें फ्यूचर दिखाया जाता है और पता चलता है कि ये शख्स उस अटैक में मरा नहीं बल्कि वो गूल बन गया। अब वो गूल कैसे बनता है, वहाँ तक बात कैसे पहुँचती है, ये तो हमें आगे के सीज़न्स में पता चलेगा, लेकिन ये जो कैरेक्टर है, ये गेम से ही इंस्पायर्ड है। ये वो लोग हैं जो न्यूक्लियर अटैक में मरे नहीं, बेसिकली इंसान को ज़िंदा रखने का कोई तरीका निकाल लिया था वॉल्टेक ने और यही सारे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से शायद ये गूल बना है। बल्कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि जो लूसी की मॉम है रोज़, उन्हें भी दिखाया जाता है, वो भी गूल बन गई थीं। अच्छा, गूल का एक सीन है इस शो में जिसमें वो एक मैगज़ीन पढ़ रहा होता है। तो ये जो मैगज़ीन्स हैं, जिसको हमें बार-बार दिखाया जा रहा है, ये गेम्स में भी मौजूद हैं। इनफैक्ट जो प्लेयर है, वो इन मैगज़ीन्स को गेम्स में पढ़ भी सकता है और पढ़कर अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है, अपने स्किल्स बढ़ा सकता है। वेस्टलैंड में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अकेले रहते हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी तरह से सरवाइव करते हैं। इन्हें आप नॉर्मल वेस्टलैंडर समझ सकते हैं और लूसी जब वॉल्ट से बाहर आती है, तो एक शख्स से सबसे पहले मिलती है जो एक उजाड़ से घर में रह रहा है अकेले और वाटर प्यूरीफायर से रेत को पानी में बदलने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरह से वो सीन दिखाया है, वैसे तो फ़नी लग रहा था, लेकिन लूसी के लिए वो एक अच्छा सेटअप था ये दिखाने के लिए कि आगे दुनिया में, जिस दुनिया में वो जा रही है, वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। फिली देखते हैं हम इस शो में एक जगह पर। ये एक तरह का शहर है जहाँ पर हर तरह के फैक्शन के लोग मौजूद हैं, जो आपस में किसी तरह से सर्वाइव करते हैं, लड़ते हैं, बट इस शहर में रहते हैं और वेस्टलैंड की मेट्रोपॉलिटन सिटी समझ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ पैसा चलता है और पैसा क्या है इस दुनिया में? नूका कोला के ढक्कन। वॉल्ट 4 क्या था? ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है अगर आपको, तो बता देती हूँ। तो कहानी में लूसी और मैक्सिमस डिस्कवर करते हैं वॉल्ट 4 को अचानक से, इत्तेफाक से, और इन्हें पहले लगता है कि वॉल्ट 4 के लोग जो हैं वो विलन हैं। ये ह्यूमन डीएनए पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर ये बात कई साल पहले की है, ऐसा होता तो है, लेकिन जो भी वॉल्ट्स बने थे इस दुनिया में, उनका मकसद ही एक तरह से ये था कि साइंटिस्ट अपनी चला सकें और वॉल्ट में रहने वाले लोगों के साथ जो चाहे वो कर सकें। तो वॉल्ट 4 के जो लोग हैं वो आज ऐसा नहीं करते, मगर इनके जो पूर्वज थे वो यही कर रहे थे और आपने देखा होगा कि लूसी को मना किया जाता है कि तुम लेवल 12 पर मत जाना, लेकिन वो वहाँ जाती है और देखती है कि लोगों की हालत ख़राब है और उसे लगता है कि उन पर एक्सपेरिमेंट आज की डेट में किए जा रहे हैं, बट वॉल्ट 4 के लोग जो अब वहाँ पर रहते हैं वो अच्छे हैं। उन्होंने एक तरह से साइंटिस्ट्स के खिलाफ शायद बगावत की थी, लेकिन अब वो लोग ऐसे काम नहीं कर रहे जो लोग रह नहीं सकते हैं ठीक से। उन पर हुए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उन्हें अलग जगह दी गई है जो लेवल 12 पर है। बाकी आप ये भी नोटिस करेंगे कि इस वॉल्ट में आम तौर पर भी जो लोग दिख रहे हैं वो कुछ अलग हैं। जैसे किसी की एक आँख है, किसी की आँखों का रंग ही अलग है, किसी के सर के ऊपर नाक है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनके पूर्वजों पर एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स किया गया, तो अब इनकी जो स्पीशीज़ है वो ही थोड़ी चेंज हो गई है। तो वॉल्ट 4 के जो सिटीज़न हैं, उन्होंने आम लोगों के लिए अपनी दुनिया खोली और जब न्यू कैलिफ़ोर्निया रिपब्लिक ख़त्म हो गया, शेडी सैंड्स ख़त्म हो गया, उस पर बॉम्ब गिरा दिया गया, तब सरफ़ेस के लोगों को भी इन्होंने अपने यहाँ पर आने दिया। बेसिकली अच्छे लोग हैं ये। हमें एक फ़नी अंदाज़ में पता चलता है कि ये लोग फ्लेम मदर को पूजते हैं। फ्लेम मदर को पूजने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो वर्ल्ड के बाहर से आए हैं, लेकिन बाहर की न्यू कैलिफ़ोर्निया रिपब्लिक पर इनका अभी भी विश्वास है। मैक्सिमस इस जगह पर रहना चाहता है। लूसी भी इन लोगों से कहती है कि भले ही हमने तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया,
लेकिन मैक्सिमस को यहाँ रहने दो, मगर ये लोग इन्हें 2 हफ्ते का राशन पानी देने के बाद यहाँ से विदा करते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारी सज़ा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वेस्टलैंड की दुनिया में, इस वॉल्ट्स की दुनिया में, ये शायद एक अच्छा वॉल्ट है जहाँ पर सीधे-साधे लोग रहते हैं। इस दुनिया में जो ड्रग्स और स्टिम्पैक दिखाया जा रहा है, वो गेम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, बल्कि सीधा-सीधा गेम से ही लिया गया है। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में जब स्टिम्पैक देखा था, तो वो गेम का ही एक प्रोडक्ट है, जिससे प्लेयर खुद को हील कर सकता है। लूसी पर जब एक रेडर अटैक करता है, तो वो इसी स्टिम्पैक का यूज़ करती है। इसके अलावा एक रेडर को जेट का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाया जाता है, जो फॉलआउट 4 गेम का एक ड्रग है जिससे वक्त ही स्लो हो जाता है। हालांकि ये इस ड्रग का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया था और गिरकर बंद होते दरवाजे से मर गया था। इसी टाइप के और भी ड्रग्स हैं जो हमें शायद आगे के सीजन्स में दिखाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इस दुनिया में जो अलग अलग क्रीचर्स दिखाए जा रहे हैं, वो भी गेम्स जैसे ही हैं। खास करके आपने कॉकरोचेस देखे होंगे या फिर बग्स देखे होंगे, मक्खियाँ देखी होंगी, जो अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं। तो ये सब न्यूक्लियर अटैक के बाद ही हुआ है इस दुनिया में। 2 ऐसे कैरेक्टर हैं इस शो में जो सीधा-सीधा गेम से लिए गए हैं। जैसे एक तो डॉग है जिसका नाम है डॉग मीट, जिसे गोल आखिर में डॉग मीट कहकर बुलाता है। ये डॉक्टर विल्ज़िक का डॉग था और अब गोल के साथ रहता है। तो फॉलआउट 2, 3 और 4 में हम इस डॉग को देखते हैं जो आपके साथ-साथ रहता है। बाकी एक और नॉन प्लेयर कैरेक्टर होता है जिसे हमें इस शो में बतौर स्क्वायर के रूप में दिखाया गया है। ये कैरेक्टर आपका सामान कैरी करता है और आपके साथ-साथ रहता है। तो एक तरह से गेम को नॉट दी गई है इसके थ्रू, होमाज दिया गया है इस कैरेक्टर के थ्रू। इनफैक्ट हमारा जो लीड कैरेक्टर है, वन ऑफ द लीड कैरेक्टर है, वो खुद ही नॉन प्लेयर कैरेक्टर कंपेनियन का रोल प्ले करता है स्टार्टिंग में। आई होप मैं सारे पॉइंट्स कवर कर चुकी हूँ, लेकिन बात ये है ना कि फॉलआउट गेम इतनी वास्ट है और सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मिस हो गए होंगे। आप पूछिए, मैं दोबारा एक दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जिसमें उन सवालों का जवाब दूँ। ओके, बाय। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोस को सपोर्ट मिलेगा। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।